नमस्कार दोस्तों, मैं विंध्याचल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्याय स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम गुप्त वंश और उससे संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध शासक था। तो देखिए, गुप्त वंश का जो प्रथम प्रसिद्ध शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। वैसे तो दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी, लेकिन अगर हम वास्तविक संस्थापक के बारे में बात करें तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो चंद्रगुप्त प्रथम ही था। दोस्तों, इसने ही महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में पहली बार किस शासक ने चांदी या रजत की मुद्राओं को प्रचलन में लाया। तो देखिए दोस्तों, गुप्त काल में जो है वह शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने चांदी व रजत की मुद्राओं को प्रचलन में लाया था। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत किसने चलाया। तो देखिए, गुप्त संवत जो है 319 ईस्वी के आसपास चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हरिसेन किसके राज दरबारी कवि थे। तो देखिए, हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के राज दरबारी कवि थे। दोस्तों, हम समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है वो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। अगर इसके स्थिति के बारे में बात करें तो यह जो है बिहार में पटना के पास स्थित है। दोस्तों, इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थीं। अगर 1193 की बात करें तो 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम बख्तियार खिलजी था। उसी के द्वारा यह नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन हैं। दोस्तों, अगर हम प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति एक लेख है जिसे समुद्रगुप्त के द्वारा जो है कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण करवाया गया था। अगर उसके लेखक की बात करें तो उसका लेखक जो है हरिसेन थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। दोस्तों, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन एडम स्मिथ ने नहीं कहा था। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन विंसेंट आर्थर स्मिथ एक इतिहासकार थे, इन्होंने ही कहा था। विंसेंट आर्थर स्मिथ जो थे एक इतिहासकार, इन्हीं ने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला साहित्य विद्या का महान केंद्र था। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही साहित्य विद्या और कला का जो महान केंद्र था वो उज्जैन था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, अगर हम मंदिर निर्माण कला के जन्म के बारे में बात करें तो मंदिर निर्माण कला का जो जन्म हुआ था वो गुप्त वंश में हुआ था। इस काल में बहुत से मंदिरों का निर्माण किया गया था, जिसमें से कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में हम आपको बता देते हैं। पहला मंदिर, अगर पहले मंदिर की बात करें गुप्त काल के, तो पहला मंदिर था जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर था। अगर इसके स्थिति के बारे में बात करें तो यह जो है ललितपुर यूपी में स्थित है। अगर हम दूसरे मंदिर के बारे में बात करें तो दूसरा मंदिर था भितरगांव का जो है लक्ष्मण मंदिर। यह जो है कानपुर के यूपी के कानपुर में स्थित है। अगर हम वहीं तीसरे मंदिर के बारे में बात करें तो तीसरा मंदिर था तिगवा का विष्णु मंदिर। अगर इसके स्थिति के बारे में बात करें तो यह जबलपुर एमपी में स्थित है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने हुड़ों के आक्रमण को रोका था। तो देखिए, अगर हुड़ों के आक्रमण को रोकने की बात करें तो वो स्कंदगुप्त ने रोका था। इसी उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो ये आप पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ, वह था शासक जो समुद्रगुप्त था, जिसे हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है। तो देखिए, जो सती प्रथा का उल्लेख है वो हमें एरण अभिलेख से मिलता है। इस एरण अभिलेख को हम भानुगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं। इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो यह एमपी के सागर जिले में स्थित है।
दोस्तों इसी एरण अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि भानुगुप्त का एक सेनापति था भोजराज। इसी की मृत्यु के बाद इसकी जो पत्नी थी उसके सती होने का साक्ष्य जो है एरण अभिलेख से हमें मिलता है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वराहमिहिर द्वारा रचित रचना है। दोस्तों वराहमिहिर द्वारा जो रचित रचना है वो बृहद संहिता है। इसने एक और रचना की थी जिसका नाम है पंचसिद्धांतिका। पंचसिद्धांतिका। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो देखिए दोस्तों अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो शासक था वो गुप्त वंश का शासक कुमार गुप्त था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक जिसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो देखिए उस पुस्तक के बारे में हम बात करते हैं जिसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो वो पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उस पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा है उसे हम दिनार के नाम से जानते हैं। अगर इस समय हम बात करें कि इस समय किस देश की मुद्रा दिनार है तो दोस्तों वो सऊदी अरबिया का जो देश है कुवैत, वहाँ की मुद्रा का नाम जो है दिनार है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है शतरंज का खेल किसके शासनकाल में हुआ था। तो देखिए जो शतरंज का खेल है वो गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था, लेकिन दोस्तों उस समय जो इसका नाम था वो अलग था। उस समय इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता है, चतुरंग का खेल। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए सांख्य दर्शन जो है यह पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है। अगर इसकी रचना की बात करें तो इसकी रचना जो है कपिल मुनि के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी। तो देखिए परम भागवत की जो उपाधि है वो धारण करने वाला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के स्तंभ लेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है। तो देखिए दोस्तों इसके पूरा प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले समुद्रगुप्त ने अशोक के अभिलेख को कौशाम्बी से मंगवा के उस पर जो है प्रयाग प्रशस्ति लेख को उत्कीर्ण करवाया था। उसके बाद दोस्तों जहांगीर ने जो है अपने राज्य अभिषेक के बारे में उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण करवाया था। तो जो है उसी अभिलेख में जहांगीर के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त सम्राट जिसने हूणों पर विजय प्राप्त किया था। दोस्तों वह गुप्त सम्राट था स्कंदगुप्त जिसने हूणों पे विजय प्राप्त किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है शक विजेता किस गुप्त शासक को कहा जाता है। तो देखिए अगर हम शक विजेता के बारे में बात करें तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं। तो देखिए जो अजंता कलाकृतियाँ हैं ये गुप्त काल से संबंधित हैं। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जो है चित्रकलाएँ की गई हैं। तो अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है। मैंने आगे बात की थी आपसे, जो सर्वोत्तम उदाहरण था वो देवघर का जो है दशावतार मंदिर है। इसके स्थिति की बात करें तो यह ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है। अगर हम दशमलव प्रणाली के बात करें दशमलव प्रणाली का जो आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है तो वो गुप्त युग को जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। सबसे अधिक जो है ग्राम अनुदान में देने वाला ब्राह्मणों और मंदिरों को वंश था गुप्त वंश। अगले क्वेश्चन पे
आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी थी? मतलब स्त्री पुरुष में जो है बराबरी का दर्जा दिया जाता था, वो किस काल में ऐसा होता था? तो गुप्त वंश में ही ऐसा देखने को मिला। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित एक पत्तन से संचालित होता था। वह उस पत्तन का नाम बताना है जिससे जो है भारतीय व्यापार उत्तर भारत में होता था। तो उस पत्तन का नाम था ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति नामक एक पत्तन था जिसमें उत्तर भारतीय व्यापार एक पत्तन से संचालित होता था। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो देखिए, भारतीय विद्वान के बारे में बात करें जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था, वह था आर्यभट्ट। वो जो गणितज्ञ था आर्यभट्ट था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों।